तो आप कहते हैं कि वो तानाशाह था। अरे सबसे बड़ा तानाशाह तो दिल्ली में बैठा हुआ जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये सरकार बचने के लिए अपनी सुरक्षा खोज ली है कि या तो मेरा मस्जिद में सुरक्षा है, या तो मेरा पाकिस्तान पर सुरक्षा है, या हिंदू मुसलमान पर सुरक्षा है, या औरंगजेब के कब्र में सुरक्षा है। और कोई दिशा इसे मिल नहीं रहा है। यही सरकार है। देखा हिंदू खतरे में आ गया का? मैं कह रहा था ना हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। अब आप बताओ 80% हिंदू हैं और 14% 15% मुसलमान। और फिर बताइए किस मुसलमान ने कौन सा जुर्म किया हुआ आपके ऊपर जो बार बार मुसलमानों को पानी पी पी कर कोसते हो। हम हर आदमी के ऊपर 50,000 रुपए का कर्जा था, आज 2.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। बताइए कौन है आतंकी? बताइए देश का खजाना किसने लूटा? पूरा आरबीआई खाली कर दिया आपने, बैंक पूरे खाली कर दिए, 16 खाली कर दिया, सरकारी संस्थाओं को भेज दिया अडानी अंबानी के हाथ। कबर उसकी लेकिन जो उसको मानते हैं वो देशद्रोही कहलाएंगे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वजों के जो पिछले रहे उन्होंने बहुत झेला है। कबर खोद देनी चाहिए कि नहीं खोद देनी चाहिए, ये मेरा अपना निजी विषय। अगर केवल मेरा विषय होता मेरा तो जरूर खोद देनी चाहिए। भारत जो है संतों महापुरुषों का देश रहा है, शांतिप्रिय देश है। उसके बावजूद धर्मवाद जातिवाद करना मैं समझता हूँ बहुत जो है निंदनीय है। देश में आज तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनसे हटकर चर्चा हो रही है औरंगजेब की, चर्चा हो रही है नेजा मेले की। तमाम सारे लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या आज चर्चा किस चीज़ की ज़रूरत है? जो चर्चा हो रही है उससे आप सहमत हैं? पूरे देश में सियासत जिस पर हो रही है। नहीं, चाहे औरंगजेब की बात हो और चाहे वो जिसको कहा जा रहा है, जिसके नाम से मेला चल रहा है। अक्सर देश भर में कई छोटे बड़े मेले होते हैं, कहीं किसी को जानकारी नहीं थी। ये तो जब वो पुलिस वाले ने एक जगह पे पुलिस के अधिकारी ने एक जगह पे उसकी हामी भरी कि हम कर सकते हैं, दूसरी जगह हामी भरी किसी और दूसरे शहर में कि वहाँ नहीं कर सकते। ये तो बड़ा आतंकवादी था, ये बड़ा गुंडा प्रवृत्ति का आदमी था। तो कहीं ना कहीं ये तय करना सरकारों का काम है, उसके बारे में जानकारी लेना, या सिर्फ एक जरा सी वर्बली किसी बात पर किसी को आप आतंकी घोषित कर दो या कुछ कर दो। अब आप औरंगजेब की कब्र हटाओ या ना हटाओ उससे नहीं मतलब है, आपको चाहिए मुद्दा बनाना। आप दरअसल शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे। आप हिंदू मुस्लिम पर बात करेंगे, आपकी बेटी उठा ले जाएगी, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। इसी तरीके का मंदिर मस्जिद का कॉन्सेप्ट आप ला रहे हो। 11 साल से केंद्र में और 8 साल से उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी कोई मुद्दों की बात नहीं करते हो। आप हमेशा यही इसी एजेंडे में चलते हो कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को अपमानित किया जाए, उनकी किसी स्ट्रक्चर को तोड़ा जाए। तो जहाँ से आपको रेवेन्यू मिलता है, क्यों नहीं लाल किले हटा देते दोनों? क्यों नहीं ताजमहल और चार मीनार और ये बुलबुलैया जैसी चीज़ें हटा देते जो लखनऊ में बनी हुई हैं? ये कई मुस्लिम स्मारक बने हुए हैं। जहाँ से आपको रोकड़ा आ रहा है वहाँ से आपके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं है। मगर जहाँ पर आपको कब्र की बात आ रही है कि वो तानाशाह था या वो ये था, कोई जानकारी लेनी चाहिए। मैंने जहाँ तक सुना है कि उसने अगर 15-20 मंदिर तोड़े थे तो 100 के आसपास दान भी दिए थे, ऐसा औरंगजेब के बारे में बताया जाता है। मैं इतिहास में नहीं जानना चाहता, मगर जिसको इतिहास का लाभ होना चाहिए, जो हमारी नई जनरेशन है, अगर हम सब चीज़ें सब जगह से इतिहास को हटा देंगे तो हम बच्चे पढ़ क्या पाएंगे और क्या बता पाएंगे? हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कौन सा राजा किस तरीके की नीयत का था, अच्छा था या बुरा था। अगर हम उस पहरे को ही हटा देंगे तो फिर मैं तो कहता हूँ ना, सारे आप जैसे शहरों के नाम बदलते हो, स्टेशनों के नाम बदलते हो, आप फिर वो भी तो बदलो जिससे आपको धन आ रहा है, वो नहीं कर। मैं यही कह रहा हूँ, इनसे कोई मतलब नहीं है हिंदू मुस्लिम से। सिर्फ जब ये चुनाव आ जाते हैं तो इनका ये फुजूफा उड़ जाता है, क्या कहते हैं उसको, वो उड़ जाता है सुगुफा उड़ जाता है, याद नहीं आ रहा था, सुगुफा ले लेते हैं ये। और बाद में वो जहाँ चुनाव ख़त्म टहटफिस एक दगे हुए कारतूस की तरीके से ख़त्म हो जाता है। बात आ ही गई हो जाती है। अभी वक्फ बोर्ड की ले आएंगे बात,
कभी यूसीसी के लिए आएंगे। आपको यूसीसी के बारे में बता देते हैं, उसका फुल फॉर्म है अनलिमिटेड चुनावी चूरन, जो 11 साल से नरेंद्र मोदी देश की जनता को दे रहा है। CAA चुनाव आला रे आला, NRC नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर, ये भारतीय जनता पार्टी का NRC जो है ये नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर है। और यूसीसी मैं पहले ही बता चुका हूँ अनलिमिटेड चुनावी चूरन है, जो देश को नरेंद्र मोदी 10 साल से 11 साल से देश की जनता को दे। जो औरंगजेब करेंगे, औरंगजेब की जैसे बात कही जा रही कब्र हटाने की, तो जो ये कहता है कब्र नहीं हटानी चाहिए, कहते हैं वो दोषद्रोही है। कहते हैं दोषद्रोही है वो। अरे तो आप हटाओ ना, आप सरकार में हो, जनता से क्या मतलब है? जनता को क्यों बीच में घसीट रहे हो? क्यों हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हो? आपको तो सत्ता प्यारी है, हिंदू मुस्लिम लड़े या मरे आपको मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी योगी। ये तो चाहते ही है कि दोनों समुदाय लड़े, 10-20 इधर से मरे, 10-20 उधर से मरे, फिर उसकी उसी आग में ये सत्ता का ये अपना जो वो है प्रचार प्रसार करे। देखा हिंदू खतरे में आ गया का? मैं कह रहा था ना हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। अब आप बताओ 80% हिंदू हैं और 14% 15% मुसलमान, और फिर बताइए किस मुसलमान ने कौन सा जुर्म किया हुआ आपके ऊपर जो बार बार मुसलमानों को पानी पी पी कर कोसते हो? और फिर हम 80% हिंदू के चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं कि मुसलमान आएगा और मार जाएगा और हम मर जाएंगे। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि मुसलमान कहाँ कर रहा है कोई बात आतंकवादी। आप मुगल काल को क्यों उठा के 70-75 साल के इतिहास को क्यों उठाते हो? वो मुगलों का रास्ता, वो अंग्रेजों का रास्ता, वो राजतंत्र था, ये लोकतंत्र। मगर कहीं ना कहीं अगर आज सबसे बड़ा आक्रांता है तो नरेंद्र मोदी है। हम हर आदमी के ऊपर 50,000 रुपए का कर्जा था, आज 2.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। बताइए कौन है आतंकी? बताइए देश का खजाना किसने लूटा? पूरा RBI खाली कर दिया आपने, बैंक पूरे खाली कर दिए, सोना खाली कर दिया, सरकारी संस्थाओं को भेज दिया अडानी अंबानी के हाथ, कॉर्पोरेट जगत में भेज दिया आपने। तो बताइए कौन है आतंकी? कौन है आतंकी? कौन है भ्रष्टाचारी? कौन है? क्या है? ये बताना पड़ेगा देश को। आज हम 2.5 लाख रुपए के कर्ज में हो गया एक आदमी, तो आप कहते हैं कि वो तानाशाह था। अरे सबसे बड़ा तानाशाह तो दिल्ली में बैठा हुआ जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। अभी संगीत में बीजेपी के नेता वो कह रहे थे कि अगर औरंगजेब की जो तारीफ करेगा तो औरंगजेब जिस तरह क्रूर था वैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी क्रूर हैं। हम तो कहते हैं सारे इनके लिए, इनकी निगाह में हर विपक्ष का आदमी क्रूर है, मगर ये बलात्कारी भी है, ये भ्रष्टाचारी भी है, ये दुराचारी भी है। इनके एक एक मंत्री सांसद किस किस तरीके से गालियां से नवाजते हैं और उन्हीं लोगों को ये लोग सत्ता में लाते हैं। अभी कल एक नेता कह रहा था, निषाद, संजय निषाद कह रहा था कि मैं 7-8 पुलिस वालों के हाथ पैर तोड़ के उन्हें गड्ढे में घुसेड़ के तब ये राजनीति में आया हूँ। तो ऐसे लोगों की तो इन्हें जरूरत है। रमेश रुदड़ी जैसा कहता कटवा मुल्ला कट मुल्ला, इसकी रेखा गुप्ता कहती है जिसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, वो जब नगर निगम में थी तो माँ बहन की गालियाँ देती थी। ऐसे ही आचरण के लोग इन्हें चाहिए, गुंडे प्रवृत्ति के लोग चाहिए इनको, भ्रष्टाचारी बलात्कारी ऐसे लोगों को चाहिए। तो ये क्या किसी को कहेंगे कि क्या बलात्कारी है या क्या अच्छा है या बुरा है? अखिलेश यादव जी की तुलना अपने आप से ना करें, राहुल गांधी की तुलना अपने आप से ना करें। वो एक शीर्ष के नेता हैं और उन्होंने सत्ता को कई बार देखा और समझाया, जाना है, देश को समझाया। आप लोग जब से आए हो 2014 से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, तभी से देश आजाद हुआ, 14 से देश आजाद। बिल्कुल, वो कंगना की बात मानोगे ना तो देश तो 14 ही में आजाद हुआ। मगर ये भी फिर योगी से मोदी से पूछ लो कि 10 साल से बेच क्या रहे थे? अगर कांग्रेस ने कुछ बनाया नहीं या क्षेत्रीय पार्टियों ने कुछ बनाया नहीं अपने अपने प्रदेश में, तो आज बाबा क्या बिजली विभाग बेच रहे हैं, जल विभाग, कई विभाग वो बेचने जा रहे हैं। वो सीधा मोदी की नकल कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने उसने जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आने वाली सारी संस्थाओं को बेचा, वैसे ही योगी उत्तर प्रदेश में सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको बेचने का काम कर रहा है। तो आप बताइए ना क्या बात है? क्या ये सब छुपाने के लिए औरंगजेब, शहंशाह, अकबर, इन सब की बात आ जाती है? नहीं, सारा कुछ चुनाव में इस तरीके से ध्यान बटा के, और जो मेन मुद्दे हैं कि अडानी अंबानी का मुद्दा जो फंसा हुआ है अमेरिका की कोर्ट में, या जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उससे कहीं ना कहीं अपने आप को जनता को नज़रअंदाज करवाना और उनसे मुद्दों से दूर भागना इनके चरित्र में। क्या लग रहा है आपको कि आज औरंगजेब की जरूरत है चर्चा की या कुछ और की? देखिए, औरंगजेब तो कराने के लिए तो आदमी कुछ भी कराता है। बाकी आज जो सत्यता किस चीज़ की ज़रूरत है? आज ज़रूरत है जाति जनगणना की। अगर जाति जनगणना हो जाए तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी ये मालूम हो जाए कि कौन कितने लोग हैं, उसी हिसाब से। और जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगी।
हमें उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग कर रहे हैं और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना देश की पुकार है। औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। हटना और ना हटना वो सरकार का काम है, वो कोई आम जनता से इससे लेना देना नहीं है। बाकी जहाँ तक बात रही सामाजिक न्याय की और जाति जनगणना की, जब तक देश के अंदर जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। औरंगजेब क्रूर है, औरंगजेब क्रूर था। अब हम उस समय पर तो हमारे पूर्वज भी नहीं पैदा हुए होंगे, हम अपनी बात क्या करें। ये आज जो चर्चा हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? तो औरंगजेब को लेकर के जो बवाल मचा, अरे तो चर्चा जो भी लोग कर रहे हैं क्या उनका मुँह पर थोड़ा कोई ताला लगा लेगा? हाँ, सही है गलत है? सही है गलत है? अरे तो मरे हुए आदमी की क्या आदमी चर्चा करे? ऐसा सराहना देश के अंदर तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी लोगों को करना चाहिए, जिनकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर हर आदमी तारीफ कर रहा था। बात मेन मकसद यहाँ पर है जाति जनगणना की। जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय मिलेगा नहीं। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, ये मालूम हो जाए कौन कितने हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जाति जनगणना होना अत्यावश्यक है। औरंगजेब की जरूरत है चर्चा की क्या? मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ, कुछ नहीं इसके अलावा। औरंगजेब की चर्चा करने की जरूरत है? कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। कोई चर्चा औरंगजेब की चर्चा करने की आज जरूरत है? किस चीज़ की जरूरत है? रोजगार की, महंगाई की, औरंगजेब की? औरंगजेब की तो बिल्कुल भी नहीं है, रोजगार की है, वो बात सही है, लेकिन औरंगजेब तो कतई होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, उसकी कब्र लेकिन जो उसको मानते हैं वो देशद्रोही कहलाएंगे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वजों के जो पिछले रहे उन्होंने बहुत झेला है, कष्ट झेला है। तो आज जो लोग कष्ट में उनको गाली देंगे। तो कब्र हटनी चाहिए उसकी? बिल्कुल हटनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसी बात कोई करता है नफरती वाली तो बिल्कुल हटनी चाहिए। अगर जब सब में एकता नहीं है तो हम में क्यों रहे एकता? जी जी जी, हटनी चाहिए जी। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहा है कोई? महंगाई बेरोजगारी तो हमेशा रहेगी, ये हम ही आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं ना। देखिए, आप सब जानते हैं आज ये 21वीं सदी है। मेरा मानना ये है कि हमें जो है औरंगजेब के साथ साथ जो है सब मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी और जो है युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है। लेकिन ये सब हट गया है और डायरेक्ट अब सियासत हो रही है सिर्फ औरंगजेब पे, उसकी कब्र पे टिक गई मामला करके। देखिए, हम धर्मवाद और जातिवाद पे न जा करके सीधे विकासवाद की बात करें। और मैं चाहता हूँ कि और जो है सभी जो है प्रत्येक भारत में प्रत्येक राज्यों की सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो जो है धर्मवाद जातिवाद को छोड़ करके जो है विकासवाद की बात करें। संगीत सोम बीजेपी के नेता कहते हैं कि औरंगजेब क्रूर था और अखिलेश यादव राहुल गांधी भी उसी पे हैं क्रूरता। देखिए, मैंने फिर वही कहा है कि ये भारत जो है शांतिप्रिय देश है, बुद्ध का देश है। क्योंकि बुद्ध ने हमेशा जो है मानवता का संदेश दिया। क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो भारत जो है संतों महापुरुषों का देश रहा है, शांतिप्रिय देश है। उसके बावजूद ये धर्मवाद जातिवाद करना मैं समझता हूँ बहुत जो है निंदनीय है। आज क्या लगता है कि औरंगजेब की जो चर्चा हो रही है, जो उस पर सियासत हो रही है, वो ज़रूरत है या कुछ और सारे मुद्दे उनकी भी ज़रूरत है? देखिए, वास्तविकता ये है कि राजधर्म और देश के भविष्य के लिए, देश के उज्जवल निर्माण के लिए, देश का आर्थिक विकास के लिए, देश के सद्भाव के लिए, देश के मिल्लत के लिए इतिहास हमारे पूर्वजों ने, हमारे राइटरों ने इसलिए दिया कि हम आदि काल से लेकर के आज का कालखंड का, चाहे वो मुगल कालखंड हो, अंग्रेज कालखंड हो, भारतवासी कालखंड हो, हम समझते हैं कि जब हम इतिहास को उठाते हैं तो इतिहास में शासकों द्वारा किए हुए कार्य, शासकों द्वारा समाज की रचना, शासकों द्वारा उनकी प्रशासनिक प्रणाली, शासकों द्वारा उनके राज्य का विस्तारीकरण और जनता के हित में जो उनके कार्रवाई है उसका अनुकरण करना। लेकिन हो क्या रहा है? औरंगजेब 11 साल ही शासन किए, जो तथाकथित हिंदू शासक हैं वो 50 साल शासन किया। मैं नहीं कहता, आपकी हिस्ट्री का डाटा कहता है
कि उसने 50 साल शासन किया, अगर उसके कालखंड का मैं, जैसे सरकार कह रही है कि साहब वो आक्रांता था, इसलिए कि आपके मोनोपोलियों के विरुद्ध में उसने अपने शासन प्रणाली का संचालन किया था। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसपे आपका विचार उसके विचार में तालमेल नहीं खाता। तो अगर तालमेल नहीं खाता, एक बार मैं एक कोट देख रहा था, एक बार महात्मा बुद्ध ने कहा कि साहब संसार दुख सागरम, ये अच्छी बात है, संसार दुख का सागर है। हम और आप भी सामान्य रूप से सुन लेते हैं, मान लेते हैं कि साहब संसार तो दुख का सागर है। जब बुद्ध की पॉलिसी को, बुद्ध के काल्पनिक सोच को जब मार्क्स के सामने रखी गई, तो मार्क्स ने भी माना कि संसार दुख का सागर है, लेकिन उसने ये नहीं छोड़ा कि भाई महात्मा बुद्ध ने कहा कि साहब संसार दुख में है, उसने कहा कि नहीं, दुख में है, लेकिन मैं विज्ञान की आधुनिक तकनीक से इस दुखमय सागर को सुखमय बदल सकता हूं, ये मार्क्स ने कहा। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या कह दिया, तो आप किसी पैरे का आप एक रूप में उसके भाव के दहलीज पर उस पैरे का जब आप अनुकरण करते हैं और एकीकरण करके आप जो है उस इतिहास का अनुकरण करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये शुद्ध रूप का बेईमानी होगी। कहने का मेरा मतलब कि किसी चीज को तीन रूप में देखो, ये सरकार भी, ये विज्ञान भी, ये कुदरत भी तीन पैरे में पूरे विश्व के भूमंडल को बांटा है। आकाश भी है, कब्र पे बात आ गई है, धरती भी है, आसमान भी है। तो जब कब्रिस्तान का मामला, क्या आप सोच सकते हैं, जिस देश में 140 करोड़ जनता रहती है, 80 करोड़ जनता हम नहीं कहते। ये सरकार का डाटा कहता है कि 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाला है। वो सरकार लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि 5 ट्रिलियन का मेरा टारगेट है। तो जब 2/3 आपका जनता जौन बाटे, तो अब आप समझिए कि जो है बहुमत में जनता, जब कटोरा जिसके हाथ में है, वो 5 ट्रिलियन कहां से लाओगे। अब कहने का मेरा मतलब कि ये विश्वगुरु की बात करते हैं, आप उस कंपटीशन में बिलोंग करते हैं जहां 40 से लेकर के 60 ट्रिलियन तक दुनिया में जितनी महान शक्तियां हैं उनकी व्यवस्था है। आप अभी 3 भी नहीं छू पाए हैं, तो आप विश्वगुरु कैसे हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर वहीं आ जाता हूँ कि औरंगजेब, उसके कब्र पे बात हो रही, बाकी चीज़ों बात नहीं हो रही ना। सवाल ये है कि सरकार जो है पूरे आवाम को उसके लक्ष्य में से भटकाने के लिए, मानवता और इंसानियत के साथ विश्वासघात करने के लिए, पूरी विधा को गुमराह करने के लिए और सवाल से बचने के लिए ये औरंगजेब के कब्र में अपनी सुरक्षा महसूस कर रही है। अगर औरंगजेब की कब्र में नहीं सरकार घुसेगी तो महंगाई पर सवाल पूछा जाएगा, उद्योग पर सवाल पूछा जाएगा, नौकरी पर सवाल पूछा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछा जाएगा, तमाम तरह से सवाल पूछा जाएगा। इसलिए ये सरकार बचने के लिए अपनी सुरक्षा खोज ली है कि या तो मेरा मस्जिद में सुरक्षा है, या तो मेरा पाकिस्तान पर सुरक्षा है, या हिंदू मुसलमान पर सुरक्षा है, या औरंगजेब के कब्र में सुरक्षा है। और कोई दिशा इसे मिल नहीं रहा है। यही सरकार है। जय हिंद। अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ा तो समुद्र में फेंकवाया कि कोई मजार बना के पूजे नहीं। 100-200 साल बाद कहाँ पूजेंगे आप। इजराइल बात यह कि 200 साल बाद वहाँ पे हो सकते हैं ना, उठ जाए कि नहीं बहुत अच्छा आदमी था, जाओ पूजो। कहाँ पूजोगे, समुद्र में फेंकवा दिया। हम नहीं फेंकवा पाएंगे।
लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो औरंगजेब को लेकर चर्चा हो रही है उसको वो लोग अलग कह रहे हैं कि भाई गोडसे भी चर्चा होनी चाहिए, बाकी लोगों पर चर्चा होनी चाहिए, और सरकार जो है वो मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह चर्चा कर रही है। देखिए मुद्दा हम क्या करें, मुद्दे से आप खुद भटक रहे हैं। लगातार चुनाव हारना, लगातार चुनाव हारना, लगातार चुनाव हारना, लगातार चुनाव हारना, ईवीएम। अब आदमी ने उस पर भी आप विश्वास करना छोड़ दिया। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सारे मुद्दे हैं, कोई चर्चा नहीं होती। महंगाई रुकने वाली चीज़ नहीं है। आप बताइए कि कभी महंगाई 2 से 1 आई हो, कभी आई हो? जब से भी महंगाई नाम का शब्द लेकिन चर्चा भी नहीं होती है। पहले चर्चा होती थी, अब तो चर्चा भी नहीं होती। कुछ करना नहीं चाहता है। आपके माइक पे चर्चा छोड़ करके बता दे। 15 साल से केंद्र की सरकार, लगभग 13 साल से 12 साल से चली, 11 साल से 8 साल से ये चल रही है। एक बार बता दे कि विपक्षी पार्टियां कभी महंगाई, बेरोजगारी के नाम पे रोड पर उतरने का काम किया? तो औरंगजेब की कब्र खुदवा देनी चाहिए, मतलब उसके पक्ष में है निजी राय है कि खुद जानी चाहिए एकदम, क्योंकि वह आतंकवादी था। आज की तारीख में जो शब्द प्रयोग करिए तो आताताई नहीं था, आतंकवादी था। और ये 49 साल गिना जाता था। 49 साल उम्र मिली थी उसको। 5 साल में चुनाव नहीं होते थे कि हटा दो, मुझे नहीं पसंद है। अपने बाप को जेल में डाला। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा उसकी कब्र को खोद दिया जाएगा तो? हमारे बच्चे ये जाने, हमारी अगली पीढ़ी ये जाने कि जब उसके हाथ में ताकत थी तो उसने यह कृत्य किए थे, हमारे ऊपर जजिया कर लगाया था। कैसे हमने अपने धर्म को बचाया है, कैसे तुमको अभी अपने धर्म में पैदा हो, बच्चे हो, यह बच्चे तब जानेंगे कि यहाँ पे उस नाम की कब्र थी जिसको उखाड़ के समतल कर दिया गया। और हमारे तब ताकत थी हमारे पास कि इसलिए एक रहो नेक रहो। जो बोला प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने बोला बटोगे तो कटोगे, ये बटोगे तो कटोगे लोग। इतिहास जानना जो नहीं। अफगानिस्तान में जब तक तालिबान शासन नहीं था, मतलब मैं बहुत पहले वाले का था, 1963-67 तक आपके देश से पाश्चात्य संस्कृति ज़्यादा थी। वहाँ लड़कियाँ इतनी स्कर्ट पहन के काबुल की गलियों में घूमती थी। इतिहास भूला अपना। आज हालात देखिए उस अफगानिस्तान के क्या हालात हैं, टर्की के हालात क्या हैं, ईरान के हालात क्या हैं। सबने अपने इतिहास को भूला। और जिसने जैसे पर्सिया नाम, मतलब ईरान को पर्सिया बोला सारे बताते हैं कि सारे खत्म कर देना चाहिए, जितनी मजारें हैं, ताजमहल भी है, किला है, ये है, वो जो उसकी निशानी है, सब खत्म कर देना चाहिए। सारे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कब्र की उसकी बात हो रही है। अभी तत्कालिक देखिए 2 चीजें। आपको ताकत मिली, आपने राम मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बनाई, ताकत मिली तभी ना। तो आपको ताकत मिली तो आपने मस्जिद तोड़ा, मंदिर बनाया। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से हमने बनाया। हमने कानूनी प्रक्रिया से बनाया, जबरदस्ती नहीं बनाया। जब कोर्ट ने हर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमने तब बनाया। लेकिन तुमने तोड़ के बनाया। आप इतने बड़े आर्किटेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माता थे, तो जहाँ से आए थे वहाँ भी कुछ बनाए होते। तो जो औरंगजेब को लेकर के आज पूरे देश में सियासत हो रही है, चर्चा हो रही है, उस पर लखनऊ के जो तमाम सारे ये कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। आपकी राय क्या है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।